हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू वांगशियान एफएफ, जो कि एक वेयरवुल्फ एफएफ होने वाली है। आई होप मैं इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये एफएफ जो कि हिस्टोरिकल होने वाली है और ओमेगावर्स भी। वांगशियान ही ये स्टोरी है जो कि मतलब वांगजी जो है वो एक अल्फ़ा है, वो भी डोमिनेटेड अल्फ़ा और बीइंग जो इसमें एक स्पेशल ओमेगा है। और वो कैसे वो तो आपको आगे पता चलेगा ही। खैर अभी हमें दिखाया जाता है एक जंगल में एक शख्स काफ़ी स्पिरिट से और जो डीमन थे उनसे लड़ रहा था। वो शख्स जिसके सामने एक काफ़ी बड़ा डीमन था, बहुत बड़ा, जिसकी एक आंख थी और उसकी जीभ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और जो बहुत ही बड़ा था। मतलब जो शख्स था वो काफ़ी छोटा दिख रहा था उसके सामने। उसके पैर भी बहुत ज़्यादा, हाथ पैर सब बहुत मोटू था वो डीमन, और बहुत बड़ा, बहुत भद्दा था, बिल्कुल ब्लैक। और सामने जो शख्स था वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर के क्लोथ में था, वो जो अपनी तलवार से उसके ऊपर वार करता है। और वो डीमन थोड़ा पीछे होता है, पर वो डीमन भी जो उस शख्स को वार कर रहा था और उनमें जो काफ़ी तेज़ ऐसे ही लड़ाई हो रही थी। तभी हमें जंगल के बाहर के साइड दिखाया जाता है। मतलब वो तो काफ़ी अंदर थे जंगल के, पर जंगल के बिल्कुल किनारे साइड वहाँ पर जो कुछ लोग थे, मतलब कुछ बच्चे कह सकते हैं, जो बच्चे जो छुप कर आए थे। और उनमें से एक बच्चा कहता, हाँ मुझे नहीं आने दे रहे थे बाबा, दिखा ना मैं आगे छुप के। जो दूसरा तो कहते, हाँ हाँ पर हम रास्ता भूलेंगे तो नहीं ना। जो फर्स्ट था वो कहता है, नहीं नहीं हम नहीं भूलेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम चले जाएंगे। वैसे भी मुझे जाना है उसकी बर्थडे पार्टी में, उसने कितने कितने मन से मुझे इनवाइट किया था। जो दूसरा था वो कहता है, हाँ ये तो तू सही कह रहा है, मुझे भी तो कितने मन से इनवाइट किया था, मेरा भी मन है उसकी पार्टी में जाने का, पर पापा मम्मा दोनों जाने नहीं देते। जो पहला वाला था वो कहता है, हाँ हाँ कोई नहीं हम चलेंगे। और ये दो बच्चे थे जो कि एक ओमेगा था और एक अल्फ़ा था। दोनों की लगभग उम्र, जो अल्फ़ा था उसकी तो 14 होगी और जो ओमेगा था उसकी 12। और ये दोनों जो ऐसे ही जा रहे थे, पर तभी उन्हें बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है। वो दोनों जो घबरा जाते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं ये क्या हुआ। जो दूसरा वाला था वो कहता है, ये शायद जंगल के अंदर हुआ है, क्या यहाँ पर कुछ है। जो फर्स्ट वाला था वो कहता है, क्या क्या यहाँ पर डिमन होंगे। जो सेकंड वाला था वो कहता है, ऐसे मत बोलो यार, मुझे डर लगता है। जो फर्स्ट वाला था वो हंसता हुआ कहता है, सच्ची क्या क्या मैं डिमन को देख सकता हूँ। और पहले बच्चे के मन में तो जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उसके फेस पर जो दिख रही थी एक्साइटमेंट उसकी, वो जो डीमन को देखना चाहता है। उसके बाबा भी नाइट हंट पर जाते हैं, डीमन से लड़ाई करते हैं, स्पिरिट को मारते हैं और काफ़ी कुछ वो करते हैं, पर उसने आज तक कोई डीमन नहीं देखा। उसका बहुत मन है डीमन देखने का। उस वो तो अपने बाबा से कहता है कि वो भी जाएगा, और वो भी जो नाइट हंट पर जाएगा और नाइट हंट पर डीमन वगैरह को मारेगा, पर उसके फादर नहीं लेकर जाते। ओके, एक वो ओमेगा है और दूसरा उसकी कल्टीवेशन अभी इतनी हाई नहीं है, पर वो जानता है, वो कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से करता है। उसका भाई जो 14 साल का है उससे भी बड़ा है, उससे भी ज़्यादा अच्छे वो कल्टीवेशन कर लेता है 12 साल की उम्र में ही। जो लोग देखते हैं वो शौक हो जाते हैं कि इतनी सी एज में कोई इतनी अच्छी कल्टीवेशन कैसे कर सकता है। पर वो ओमेगा बॉय जो काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन करता है, तो ओमेगा बॉय करता है कि क्या हम देखें अंदर। जो अल्फ़ा बॉय था वो कहता है, नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, तुम जानते हो ना हमें उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है वरना हम लेट हो जाएंगे। जो ओमेगा बॉय था वो कहता है, नहीं मुझे जाना है, चलो चलो ना। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो अंदर बढ़ जाते हैं। अल्फ़ा बॉय जाना तो नहीं चाहता था, पर थोड़ा सा तो इच्छा उसके मन में भी थी। और ओमेगा बॉय इतना एक्साइटेड था कि वो उसका हाथ पकड़ के खींच कर उसे लेकर जा रहा था। हमें अब उस अल्फ़ा बॉय के क्लोथ दिखाए जाते हैं जो कि पूरे बिल्कुल पर्पल कलर के थे, और उसमें जो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग थी। और उसके बालों में जो एक हेड पीस था, जैसे छोटे क्राउन प्रिंस का होता है, मतलब जैसे सेक्ट लीडर के बेटों का होता है, शायद वो होने वाला नेक्स्ट सेक्ट लीडर था। और दूसरा जो ओमेगा था उसके बालों में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा हेड पीस, और उसमें उसकी पोनी टेल में जो रेड रिबन जो झूल रहा था उसके बालों में। और जैसे जैसे वो भाग रहा था वो रेड रिबन और उसके बाल लहराते जा रहे थे। वो बाल जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, सिल्की थे, और उस ओमेगा की स्किन भी जो बिल्कुल मिल्की वाइट थी। वो ओमेगा जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पर अभी उस ओमेगा ने अपना फेस जो ढका हुआ था, उस अल्फ़ा ने भी। और वो ओमेगा जिसके क्लोथ बिल्कुल ब्लैक कलर के थे, और वो दोनों जैसे जंगल के अंदर जा रहे थे। और हमें यहाँ से अब थोड़ा सा जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जंगल के अंदर जो वो अल्फ़ा था, हाँ वो अल्फ़ा था जो तकरीबन 16 साल का होगा। वो अल्फ़ा बिल्कुल प्योर वाइट कलर के रूप में जो था, उस अल्फ़ा ने उस डीमन को मारा था, कह सकते हैं। उनमें अटैक वगैरह तो हो ही रहे थे, और फिर उस अल्फ़ा ने एक काफ़ी ख़तरनाक अटैक उस डीमन पर किया था। वो डीमन भी उसने भी अटैक किया था, पर उससे तो वो अल्फ़ा बच चुका था, पर उस अल्फ़ा का अटैक जो उस डीमन को लग चुका था, और वो डीमन जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और इसी का ये धमाका था। और वो डीमन जो गिरता है और फिर उसकी बॉडी जैसे राख होने लगती है, काला धुआं बनकर हवा में उड़ने लगती है। वो अल्फ़ा जो उस डीमन के अंदर एक स्टोन था बिल्कुल रेड कलर का, वो अल्फ़ा उस स्टोन को उठाने वाला था, पर तभी उस अल्फ़ा के ऊपर पूरे 5 लोग हमला कर देते हैं। वो लोग बिल्कुल रेड कलर के क्लोथ में थे। उन्होंने जब अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, बिल्कुल अपने आप को मतलब ढका हुआ था, उनकी बस आइस नज़र आ रही थी, उन सबके हाथों में तलवार थी। वो अल्फ़ा जो देखता है, और वो 5 लोग जो उस पर हमला करते हैं,
और वो अल्फ़ा जो उन्हें कुछ देर में ही गिरा देता है। पर तभी उस अल्फ़ा के पैरों में जो बहुत तेज़ आकर कुछ लगता है और अल्फ़ा देखता है वो तीर था। वो अल्फ़ा चारों ओर देखता है उसे, जो दोबारा आभास होता है उसे दोबारा तीर लगने वाला था, पर वो अल्फ़ा घूमता है उस तीर को पकड़ लेता है। पर वो अल्फ़ा जो उस ओर जाने लगता है जहाँ से वो तीर आया था, पर वो अल्फ़ा चल नहीं पाता, वो लड़खड़ा कर गिर जाता है और वो जो कमज़ोर फील कर रहा था क्योंकि उस तीर में जो जहर था, और वो अल्फ़ा जो गिर चुका था क्योंकि वो जहर जो बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। और वो अल्फ़ा जो ट्रांसफॉर्म हो के एक वुल्फ की शेप में आ जाता है। वो वुल्फ जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और बहुत छोटा सा था। हाँ, क्योंकि वो अल्फ़ा कमज़ोर था इसलिए वो एक छोटा सा वुल्फ बन चुका था। और वो वुल्फ जो घायल था उसका पैर, और वो अल्फ़ा जो वहाँ पड़ा हुआ था उसके पूरे ही लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पेन जो धीरे धीरे उसकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। और उस अल्फ़ा की जो हल्की सी पेन की वॉइस भी निकल रही थी। दूसरी साइड जो उस डीमन का स्टोन था, जब वो अल्फ़ा उन 5 बंदों से लड़ रहा था तभी उसे किसी ने उठा लिया था। और वो अल्फ़ा जो उसे बचाना तो चाह रहा था, पर उस पाँचों में वो उलझा हुआ था, उसे पता नहीं था यहाँ पर कोई और भी है। पर वो शख्स जो उसे उठाकर जा चुका था और वो पाँचों लोग भी जो उससे लड़ भिड़ के, हाँ, वो थोड़े घायल हुए थे पर वो भी वहाँ से भाग चुके थे। वो अल्फ़ा कुछ नहीं कर पाता और वो अल्फ़ा जो भी पेन में बस चिल्ला रहा था। और हमें दिखाया जाता है वो ओमेगा और वो अल्फ़ा जो मतलब जो ब्लैक कलर का ओमेगा, ब्लैक कलर के क्लॉथ में ओमेगा, और वो पर्पल कलर के क्लॉथ में जो अल्फ़ा था, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जो वो ओमेगा था, यहाँ तो कोई नहीं है। जो वो अल्फ़ा था वो उसके सर पर मारता था, देखो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आ गया, मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ़ कि हम नहीं जाते, पर नहीं, तुम मुझे खींच कर ले आए, चलो यहाँ से। और वो जो उसका हाथ पकड़ के जाने वाला था, पर वो देखता है और वो जो चलता है, पर वो देखता है वो कहाँ है। वो कहता है हम कहाँ हैं गगा, जो वो था वो कहता है कहाँ है, तुम्हारी वजह से मैं रिल गया, अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। और वो जो देखता है चारों ओर, वो चारों ओर जंगल बिल्कुल सेम लग रहा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था वो कहाँ से आए थे। और वो ओमेगा ऐसे उसे दौड़ा दौड़ा कर लाया था। और वो अल्फ़ा जो अपना सर पकड़ता है कहता है तुम्हारे साथ आना तो मुसीबत गले लगाने जितना बराबर है। जो ओमेगा था वो पाउट करता होता है, कक्का मैंने जानबूझकर थोड़ा ना किया है। जो वो अल्फ़ा था कहता है हाँ हाँ जानता हूँ, तुम जानबूझकर कहाँ कुछ करते हो आइन, सारा कुछ तो मैं करता हूँ। जो वो था वो हंसता है, ओमेगा वो कहता है यस कक्का, आइन कुछ नहीं करता, सारा सारा आप करते हो। जो वो अल्फ़ा था कहता है बस तुम शांत रहो, मैं कोशिश करता हूँ। और वो जो अपने कल्टीवेशन के थ्रू जो पता लगाने की कोशिश करता है कि कहाँ कहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। पर तभी वो ओमेगा के कानों में किसी की वॉइस आती है और ओमेगा चारों ओर देखता है, पर वहाँ तो कोई नहीं था। वो ओमेगा जो अपने गगा का हाथ पकड़ता था, गगा, पर जो उसका गगा था वो कहता है छोड़ो भी मुझे, मुझे करने दो, ध्यान लगाने दो, क्यों परेशान कर रहे हो, शांति से खड़े रहो। और वो ओमेगा जो एक मुंह बनाता है गुस्से का, और वो देखता है अपने गगा को, पर तभी उसे किसी के कराने की आवाज़ आती है। वो ओमेगा जो वहाँ से फिर निकल पड़ता है। वो जो अल्फ़ा था पर्पल कलर के रूप में, वो तो अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था ताकि वह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उसकी कल्टीवेशन इतनी भी अच्छी नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत तो ठीक है ही, और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगा, इसलिए वो ढूंढ रहा था। क्योंकि वो जंगल में ज़्यादा देर रुका और अगर किसी डीमन से उनका सामना हो गया, ये सही भी नहीं था उनके लिए। आखिर थे तो वो बच्चे ही। पर वो ओमेगा उसे कहाँ किसी की फिक्र थी, वो तो चुलबुला था और बिल्कुल बेफिक्र। इसलिए वो तो जा चुका था कि आखिर कौन है पेन में जिसकी आवाज़ उसे आ रही है। वो ओमेगा कुछ दूर चलता है, लगभग 4-5 मिनट, और वो देखता है एक पेड़ के पास जो एक वाइट कलर का वुल्फ है। और वो देखता है, वो शॉक होता है, क्या क्या वाइट कलर का वुल्फ यहाँ। और वो जो अपनी आईज बड़ी बड़ी करके देख रहा था, और वो जो चलता है धीरे धीरे, और वो देखता है हाँ उसके पैर से खून निकल रहा है। जो वो ओमेगा था आइंग, वो देखता है और वो जो धीरे से उस वुल्फ के पैर को टच करता है। जो वो वुल्फ था वो एक काफ़ी पेन की वॉइस निकालता है काफ़ी तेज़। जो वो ओमेगा था वो देखता है उस खून को, वो खून जो रेड तो था पर उसमें कहीं कहीं ब्लैक कलर के निशान पड़ रहे थे खून में, मतलब ब्लैक कलर के धब्बे धब्बे। वो ओमेगा समझ चुका था कि इस पे जहर जहर का असर है, शायद इसमें जहर लगा है। और वो ओमेगा जो देखता है उस उल्फा के मतलब वो उस वुल्फ के पैर में तीर था। वो ओमेगा जो सोचता है वो क्या करे। और वो वुल्फ जैसे उसे किसी का टच फील हुआ था, वो वुल्फ जो पेन की वॉइस निकालता है और वो देखता है उसे, वो सही से देख नहीं पा रहा था, उसे जो धुंधला नजर आ रहा था क्योंकि उस वुल्फ के ऊपर काफ़ी असर हो चुका था जहर का। वो वुल्फ तो बस तड़पे जा रहा था। दूसरी साइड जो वो ओमेगा था वो जंगल में देखता है इधर उधर, और वो ढूंढता है कुछ दूर ही उसे जो कुछ पौधे मिलते हैं उसे वो तोड़ता है। और फिर वो देखता है फिर उसे एक और पौधा मिलता है, वो उन दोनों पौधों को तोड़कर अच्छे से उनकी पत्तियों को एक दूसरे में मिक्स करके उनका हाथों से मसलते हुए अच्छे से उनका जूस वगैरह मतलब इरक निकाल के उस वुल्फ के पास आता है, उस वुल्फ बेबी के। मतलब वो काफ़ी छोटा हो चुका था वुल्फ, जिस उसमें वो गिरा था उससे भी थोड़ा छोटा हो चुका था क्योंकि उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही थी। और वो वुल्फ जो और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था, और अभी वो बिल्कुल बेबी फॉर्म में था अपनी। जो वो ओमेगा था वो देख रहा था सच में कोई बच्चा है शायद, पता नहीं किसने ऐसा कर दिया होगा, क्या यही था जिसकी हमें आवाज़ आई थी। उस ओमेगा के मन में काफ़ी सवाल थे, पर ओमेगा इस पेन भरी वॉइस को सुनकर उसे भी पेन फील हो रहा था। वो इतना पेन में
जैसे उस ओमेगा को फील हो रहा था, वो ओमेगा तो बस इसे ठीक करना चाहता था। और वो ओमेगा जो जहर का काट अच्छे से जानता था, चाहे कोई भी जहर हो, कैसा भी जहर हो, ये ओमेगा जो जहर बना भी सकता है और जहर का काट भी कर सकता है। हाँ, ये ओमेगा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर कहेंगे कि ये जीनियस है तो ये कम नहीं होगा। ओमेगा जो उन दोनों पत्तियों को मिक्स करके उस पर लगा देता है और कहता है देखो तुम्हारा इससे ठीक हो जाएगा तुम्हारा घाव। और वो उस वुल्फ को उठाता है अपनी गोद में, लैप में लिटा लेता है। और वो वुल्फ जो अपना फेस ऊपर कर रहा था, अपनी आईज ओपन करने की कोशिश कर रहा था, अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था, पर वो ना तो देख पा रहा था। और वो जो देख रहा था, जो वो ओमेगा था, वो अच्छे से वहाँ दवाई लगाकर उसके पैर पे, उसके बाद वो जो सोचता है वो क्या लपेटे, और वो देखता है उसके पास कुछ ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पर उसके घाव पर लपेट सके। तो ओमेगा जो सोचता है उसे तभी उसके बालों में दिखता है, और वो जो अपने बालों में हाथ डालता है और अपना रेड रिबन निकाल लेता है। और वो ओमेगा जो उस रेड रिबन से उस जड़ी बूटी को अच्छे से उस ओमेगा मतलब उस वुल्फ के पैर पर टाई करता है। और वो ओमेगा जो अच्छे से टाई करने के बाद वो देखता है, वो कहता है उस वुल्फ के फेस को हल्का सर्व करते हुए, तुम फिक्र मत करो, ये देखो ये मैंने दवाई लगा दी है, तुम कुछ देर में ठीक हो जाओगे, तुम्हारा ये सारा जहर खत्म हो जाएगा, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, पर फिर मैं क्या करूँ। और वो सोच रहा था वो क्या कर सकता है, पर तभी उसे आवाज़ आती है, आइंग 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 के बच्चे, तुम मुझे मिल जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे परेशान करके रख दिया तुम्हें, मम्मा डांटे से डांट खिलवाओगे क्या, आइंग कहाँ हो आइंग। और वो जो ओमेगा था वो डर जाते थे गग्गा, और वो घबरा कर उस वुल्फ को वहीं रखता हुआ, तो सॉरी सॉरी, अगर गग्गा ने देख लिया तो एक काम करता हूँ, मैं गग्गा को यहाँ बुला कर लाता हूँ, है ना, फिर हम तुम्हें लेकर चलेंगे। और वो खड़ा होता है और वो जो वहाँ से दौड़ पड़ता है आवाज़ की ओर। और वो जो अल्फा था, बेबी अल्फा, मतलब बेबी अल्फा तो नहीं था खैर, पर हाँ वो जो अल्फा वुल्फ था, वो जो देख रहा था अपने धुंधली आइज से उस ओमेगा को दूर जाते हुए, उस ओमेगा की सेंट जो अभी तक उसके पास थी, हाँ, क्योंकि उस ओमेगा ने सेंट ग्लैंड को अपने मतलब सेंट ब्लॉकर से कवर किया ही नहीं था, जिस वजह से उसकी सेंट जो यहाँ पर फील हो रही थी, उस ओमेगा की सेंट जो बिल्कुल रोज़ की थी। और वो ओमेगा जो जैसे जा रहा था, उसके बाल जैसे हवा में लहरा रहे थे, उसके कपड़े जो हवा के कारण उड़ रहे थे। और वो वुल्फ जो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है, और वो ओमेगा जो जाता है अपने भाई के आवाज़ की ओर, और वो देखता है, वो कहते हैं गग्गा गग्गा, जो था वो जब देखता है, वो जो भागने लगता है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो जो आइन के पीछे भागने लगा था वुल्फा, जो आइन था, वो कहता है गग्गा गग्गा नहीं 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 गग्गा, और वो भागने लगा, गग्गा माफ़ कर दो गग्गा, मैं ऐसे नहीं गया था, हाँ तुम ऐसे नहीं गए थे, मैं वहाँ रास्ता ढूंढ रहा था और तुम भाग गए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हाँ माँ बाबा तो मुझे मार देते। जो वो था, वो कहता है गग्गा नहीं ऐसा नहीं है गग्गा, वो एक छोटा सा वुल्फ है, बेबी वुल्फ, वो डेंजर में था, मैं उसे बचाने गया था गग्गा, हाँ सब कुछ सबके डेंजर में तुम्हें उन्हें बचाने जाओ, है ना, ये कहाँ से तुमने ये सब सीखा है, मुझे तो समझ नहीं आता, क्यों क्यों हर किसी की मुसीबत में तुम्हें जाना है, और वो मुसीबत अपने सर लेनी है। जो वो था, वो कहता नहीं गगा ऐसा नहीं है, और वो भाग रहा था जंगल में, कभी इस पेड़ के पीछे कभी उस पेड़ के पीछे। और वो अल्फा जो जब थक जाता कहता है आई देखो रुक जाओ, हमें जाना है, हम लेट हो जाएंगे, वरना अगर रात यहीं हो गई ना तो हम क्या करेंगे बताओ, हमारे पास कुछ है भी नहीं। जो मैं कहता हूँ गगा मैं तो बस यही कह रहा हूँ, वो बेबी वुल्फ वो बहुत ज़्यादा पेन में था, आप जानते हो, उसके पैर में ना तीर लगा था, वो जिसमें जहर था, मैंने वहाँ जड़ी बूटी लगा दी थी, वो बहुत ज़्यादा पेन में था, मुझे उसके बाद आई थी, इसलिए तो मैं गया था, कहा चलो ना, मुझे उसे देखना है, मैं उसे वहीं छोड़ कर आ गया, मुझे लेकर आना था उसे, पर आपसे पूछना था, चलो ना काका। और वो अपने भाई का हाथ पकड़ता है, जाने लगता कहता है आइंग क्या कह रहे हो तुम ऐसा, काका देखो तो सच में मैं सच कह रहा हूँ। और वो लेकर आता है, पर वहाँ कोई नहीं था। जो वो अल्फा था, वो कहता है कहाँ है, जो आइंग तो काका यही तो था, और वो शौक था, पर वहाँ कोई वुल्फ था ही नहीं। और फिर वो अल्फा अपने उम्मी का भाई को खींचते हुए, से डांटते हुए वहाँ से ले जाता है। उसी साइड हमें दिखाया जाता है वो वुल्फ किसी और की गोद में था, हाँ कोई और जो बिल्कुल वाइट कलर के रोब में था, और उसकी गोद में वो था। वो कहता आजान, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें अकेला नहीं आना चाहिए, देखो वो तो मैं आ गया वरना क्या होता। और वो जो उसे लेकर चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो बेबी अल्फा जिसका नाम आजान है, वो आजान जो मन में सोच रहा था कौन कौन हो तुम। और वो जो वही सेंट हल्की हल्की फील कर रहा था अपने ऊपर से भी, क्योंकि उसको मतलब वुल्फ को उस बेबी वुल्फ को उस ओमेगा ने अपनी गोद में से रखा था। और यहीं पर ये सीन कट होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक रूम में एक शख्स जो हमें बैक से दिखाया जा रहा था, जिसने बिल्कुल रेड कलर के रोब पहने हुए हैं। उन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि वो जो रोब है वो वेडिंग के हैं। और वो जो उसकी पर्सनैलिटी हमें बिल्कुल मतलब वो एक अल्फा है, और उसकी पर्सनैलिटी से साफ जाहिर हो रहा है। वो काफ़ी मस्कुलर मैन है, और उसके हेड पर जो एक ताज है जो कि शायद किंग का होता है, हाँ वही ताज उसके सर पे था। और उस अल्फा के हाथ में कुछ तो था, जो हम पास जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है उस अल्फा के हाथ में एक रिबन था जो रेड कलर का था। और वो सोच रहा था कैसे कैसे वो एक डीमन से लड़ते हुए घायल हो चुका था, और कैसे कैसे एक ब्यूटीफुल से ओमेगा ने, हाँ क्योंकि भले ही उसे साफ ना देख पाया हो, पर वो ब्यूटीफुल है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। और ओमेगा
वो मेरे को उससे कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? काश वो मिल जाता। पर भले मिले ना मिले, पर मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। एक ना एक दिन तुम मेरे पास होगे, और सिर्फ तुम मेरे सोलमेट बनोगे, क्योंकि तुम ही मेरे सोलमेट हो। मैं तुम्हें ही अपना सोलमेट मानता हूँ। और वो अल्फा ही कहकर उसको उसको निहारे जा रहा था। उस रेड रिबन को देख कर ही बताया जा सकता है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और वो जो ज़्यादा गंदा तो नहीं है, क्योंकि शायद ये अल्फा उसे काफ़ी केयर करके रखता है। पर उस रिबन पर जो कहीं कहीं हमें डार्क कलर दिखता है, जो शायद खून का था। ज़्यादा नहीं जाहिर हो रहा था, पर पास से देखने से वो खून के धब्बे जो साफ साफ दिखे जा सकते थे। तभी डोर पर नॉक होता है। जो वो अल्फा जब ये सुनता है, वो जो उस रिबन को जो सामने उसके बॉक्स था जो ओपन था उसमें रखता है, उस बॉक्स को बंद करता है, फिर एक चुटकी बजाता है, वो बॉक्स जो गायब हो जाता है वहाँ से। वो अल्फा फिर पलटता है। हमें अब उसका फेस दिखाया जाता है। वो अल्फा जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, जैसे देखने में उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी डोमिनेटिंग और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, वैसे ही उसका फेस भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग। और उस अल्फा के फेस पर कोई एक्सप्रेशन थे ही नहीं। और वो अल्फा जो कदम बढ़ाता है और कहता है, आ जाओ। बाहर जो शख्स था वो अंदर आता है और वो ग्रेट करता है और कहता है, किंग आपको चलना चाहिए, प्रीस्ट बुला रहे हैं। जो वो था वो कहता है और वो अपने कदम बढ़ा देता है, और वो जो उसका सेनापति था, हाँ, वो उसके पीछे पीछे चल जाता है। तो अब हम देख लेते हैं आखिर ये है कौन, ये शख्स जो चलते चलते जा रहा था। और जैसे जैसे जा रहा था तो हमें बाहर की दिखाया जाता है, बाहर की वादियाँ जो बिल्कुल सफ़ेद चादर से जैसे ढकी हुई हैं, और उन पर वो लाल रंग के पर्दे, हाँ, लाल रंग की कैंडल्स, और हर चीज़ जो भी सजी हुई है वो लाल कलर से है। और यहाँ पर जो दूर दूर मतलब पास तो नहीं, पर हाँ दूर दूर जो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ देखी जा सकती थी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। और वो अल्फा उसके पीछे वो सैनिक चलते जा रहे थे, और वो एक बहुत बड़े से मेन हॉल में पहुँचते हैं। वहाँ पर जो दरबारी थे वो जो ऐलान करते हैं कि किंग लान मांगजी पधार रहे हैं। और हमें पता चलता है किंग कोई और नहीं, लान मांगजी है। और किंग जो अंदर आते हैं, और अंदर हॉल में जो सब लोग बैठे थे, कह सकते हैं हर क्लैन के क्लैन लीडर वहाँ पर मौजूद थे। और वो जब अंदर आते हैं तो तभी जो एक मतलब ओल्ड मैन थे वो आते हैं, और वो कहते हैं, वांग जी। जो वांग जी था वो देखता है, और वो देखते हैं वांग जी बिल्कुल अच्छे से तैयार है। जो वो थे वो स्माइल करते हुए थे, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बात मानी। वांग जी जो कोई भी जवाब नहीं देता, वो बिल्कुल नो एक्सप्रेशन रहता है। जो वो थे कहते हैं चलो, और वो जो वांग जी को इशारा करते हैं, वांग जी के साथ चलते हैं, और वांग जी जो स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है। और वो जो नीचे रहते हैं स्टेज पर, वांग जी खुद ही चढ़ा था, मतलब अकेला ही। प्रीस्ट तो अपने मंत्र पढ़ रहे थे, दूसरी साइड लान वांग जी, जिन्हें हांग वंचुन भी कहते हैं, हांग वंचुन जो टाइटल है उनका, मतलब वो जो अपने मन में सोच रहे थे कहाँ से कहाँ आ चुकी है ज़िंदगी। हाँ, अब लान वांग जी जो थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड बिल्कुल शांत था, किसी में कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं थी। हाँ, जंग होती थी पर इतनी ज़्यादा भी नहीं। सब अपने अपने क्लैन को संभालते थे। पर धीरे धीरे लोगों का लालच बढ़ा, अपने क्लैन को छोड़कर उन्होंने दूसरे क्लैन पर नज़र डाली। और पहले तो कम था, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब लोग जो बस एक दूसरे का क्लैन को हथियाना चाहते थे और सब पर रूल करना चाहते थे। और इसमें जो लैंड क्लैन भी शामिल हो गया, क्योंकि लैंड क्लैन पर भी काफ़ी हमले हो रहे थे। और लैंड क्लैन जिसने हर हमले का जवाब दिया और हर जगह वो जीता। ऐसे ही लैंड क्लैन जो कभी किसी से हारा नहीं, क्योंकि उसके पास दो स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, एक लैन वांगजी, एक लैन से जैन, जो कि अगर युद्ध में उतर जाए तो उनके आगे कोई टिक ही नहीं सकता था। ऐसे ही करते करते वो जो जीत चुके थे पूरी लड़ाई को। हाँ, सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड आज गुस्सू के अंडर आता है। लैन क्लैन जो सब पर रूल करता है, और वहाँ के किंग लान वांगजी, जिन्हें हर कोई क्रूअल कहता है, क्योंकि वो अगर किसी की गलती हो तो वो किसी को भी माफ़ नहीं करते, चाहे कोई वो सर्वेंट हो या किसी क्लैन का क्लैन लीडर। अगर गलती उनकी सेम है तो सज़ा भी उनकी सेम होगी। जो लैन वांगजी है, उनकी वो जो न्याय करते हैं हमेशा, जिससे प्रजा काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। लेकिन हाँ, डर का भी माहौल सब में बना रहता है, क्योंकि हर कोई हंगमंजन के सामने गलती करने से पहले 1000 बार सोचता है। और अभी भी सारे लोग बैठे हुए थे और वो देख रहे थे। ज़्यादा यहाँ पर कोई शोर शराबा या कुछ ऐसा नहीं था कि डांस वगैरह, नहीं, ये सिंपल सी वेडिंग थी। यहाँ पर सब इन्वाइटेड थे, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, चाहे वो नी क्लैन हो, चैन क्लैन हो, वैन क्लैन हो, शू क्लैन हो, या अदर क्लैन जो भी थे, सारे क्लैन के क्लैन लीडर यहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी लोग जो अपने ओमेगा को चाहते थे यहाँ पर, कह सकते हैं हंगवंजुन से शादी कराना। लेकिन हंगवंजुन, जिसे किसी भी ओमेगा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, लानवांग जी जो मैरिज करना तो नहीं चाहता था, पर उसे मैरिज करनी पड़ रही थी अपने अंकल के फोर्स करने पर। हंगवंजुन जिसकी 4 कॉन्क्यूबाइन है, जो कि एक वैन क्लैन से, एक जिन क्लैन से, एक नी क्लैन से, और एक शो क्लैन से। इन चारों क्लैन से जो उसकी मतलब हंगवंजुन की एक 4 कॉन्क्यूबाइन है।
पर वो चारों के चारों, जिन्हें वांगजी ने अच्छे से देखा तक नहीं, कह सकते हैं अगर वांगजी के सामने वो आ जाए तो वांगजी उन्हें पहचान भी नहीं पाएगा। वांगजी कभी उनके पास नहीं गया। तो लैन क्रेन ने काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई इस बात से, तो उन्होंने खुद एक ओमेगा सेलेक्ट किया जो बहादुर हो और वो जो क्वीन बनने के काबिल हो, क्योंकि वो ओमेगास जिन्हें बस कोई कल्टिवेशन वगैरह सिखाई नहीं गई थी, तो वो जो क्वीन बनने के लायक तो थी नहीं। इसलिए लैन क्रेन ने जो एक ऐसे ओमेगा को तलाशा जो कल्टिवेशन जानता हो अच्छे से, और लैन क्रेन को वो ओमेगा मिल भी गया। और उसके बाद उन्होंने उस ओमेगा से लान वांगजी की शादी करानी चाहिए और उन्होंने वांगजी को फोर्स किया, क्योंकि वो यहाँ का किंग है तो उसे एक वारिस देना होगा और प्रजा को नेक्स्ट हायर चाहिए, उन्हें अपना राजकुमार चाहिए। और वांगजी को जो सभी लोगों ने, कह सकते हैं सारे एल्डर्स वगैरह ने और उस लान वांगजी के अंकल ने भी जो फोर्स किया था लान वांगजी, जिसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। और वो जो चाहता तो नहीं था पर जिसे वो ढूंढ रहा था, कई साल बीत चुके थे पर अभी भी लान वांगजी को वो तो मिला नहीं था। और इसलिए वांगजी जो आज इस स्टेज पर खड़ा था उसी कोल्ड अवतार में, लेकिन हाँ वहाँ पर सब लोग थे, सारे क्लैन को इनवाइट किया गया था। और जब वो हो जाते हैं जो वे थे मंत्र वगैरह वो सब पढ़ लेते हैं प्रीस्ट, उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं कि ब्राइड को बुलाया जाए। हमें दिखाया जाता है एक रूम में एक ओमेगा जिसके सर पर वेल है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली रेड कलर के रोब से, जो कि लान वांगजी के रोब के मैचिंग है, उन रोबों में बिल्कुल ढका हुआ है। उस ओमेगा के हाथ हमें दिखाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पतले और छोटे से हैं, और वो ओमेगा के हाथ इतने ज़्यादा वाइट स्किन के हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि इन हाथों ने जैसे कभी कुछ भारी काम किया ही ना हो, बिल्कुल फूलों की तरह नाजुक। तभी डोर ओपन होता है और वहाँ से एक लेडी आती है। हाँ, ये जो लेडी है ये यहीं की जो एक एल्डर है, मतलब लैन क्लैन की, और वो आती है अंदर और वो कहती है तैयार हो तुम। और वो जो ओमेगा था वो अपना सर हाँ में हिलाता है। जो वो लेडी थी वो फिर उसे कहा शोल्डर से, मतलब उसे पकड़ती है और उसे खड़ा करती है और फिर उस ओमेगा को लेकर जाने लगती है। उस ओमेगा को जो वेल के बाहर सही से दिख भी नहीं रहा था, वो रोब्स जो बहुत ही ज़्यादा भारी थे, पर ओमेगा किसी तरह संभल कर चल रहा था और वो लेडी जो थोड़ी हेल्प कर रही थी। और ऐसे ही वो ओमेगा जो आता है स्टेज पर और वो लेडी फिर नीचे उतर जाती है ओमेगा को उसको स्टेज पर रख कर, और सबका ध्यान उस ओमेगा पर था। उस ओमेगा के सिर्फ हाथ दिख रहे थे, उसके पैर भी अच्छे से कवर थे, हल्के हल्के, वो भी हाथों की सिर्फ फिंगर्स। और जो भी देख रहा था फिंगर्स को भी, वो भी सबके मन में था कि ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पर हांग वंजन उनकी नज़रें कहीं नहीं थी, उनका फेस बिल्कुल स्टिफ था, उन्होंने जो उस ओमेगा की ओर एक नज़र भी नहीं देखा था। पर प्रीस्ट जो उनके शादी के रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं, वो जो पहले अर्थ और हेवन को वो करने के लिए कहते हैं, ना चाहते हुए भी हांग वंजन को ये शादी तो करनी थी। और वो जो वेडिंग के सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो जो वहाँ पर लाई जाती है टी, क्योंकि गुसू में वाइन पीना बिल्कुल सख्त मना है, इसीलिए वहाँ पर टी लाई जाती है। और उसके बाद टी एक्सचेंज होती है और उसके बाद जो प्रीस्ट थे वो एक रेड कलर का धागा मंगाते हैं, जो कि एक मतलब लैन क्लैन का एक सदस्य था, उसके फोरहेड रिबन था, वो लेकर आता है एक थाल में वो रेड रिबन का धागा, जो बहुत पवित्र माना जाता है लैन क्लैन में, और ये हर जोड़े के हाथों में बांधा जाता है जिनकी शादी होती है। हांग वंजन जिसकी फर्स्ट ही वेडिंग है, उसकी जो है वो कंक्यूबाइन है। उन गर्ल्स को जो भेजा गया था हांग वंजन के लिए, मतलब ओमेगास को, वो कुछ गर्ल हैं, 1-2 गर्ल हैं और 1-2 मतलब बॉय हैं, तो ओमेगास को भेजा गया था ताकि हांग वंजन उन्हें जाने पहचाने और उसके बाद वो जो उन्हें अपनी क्वीन बना ले। लेकिन हांग वंजन जो कभी उनसे मिला भी नहीं, वो ओमेगा जिन्होंने कोशिश की, पर हांग वंजन के पास आना कोई आसान बात तो थी नहीं, वो किंग था, तो इसलिए वो कभी आ ही नहीं पाए। और वो जो चाहते थे क्वीन बनना, पर किसी का भी सपना पूरा हुआ नहीं। पर आज हांग वंजन को अपनी मर्जी के खिलाफ भी शादी करनी पड़ी, और वो जो अपने दिल से जैसे कह रहा था कि भले ही मैं शादी तुमसे कर रहा हूँ, पर तुम सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरे दिल में पहले ही मेरा सोलमेट है। इस धागे बांधने से कोई सोलमेट नहीं हो जाता, सोलमेट वो होता है जिसे हम दिल से मानते हैं, जिससे दिल का कनेक्शन फील होता है। और वो प्रीस्ट जो बांधता है, मतलब जो ब्राइड थी उसकी फिंगर में और हांग वंजन की फिंगर में, जो दोनों की लास्ट फिंगर में उसने वो थ्रेड बांधा था। उसके बाद वो कुछ रिचुअल वगैरह पढ़ता है, उसके बाद वो बताता है कि शादी कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने एल्डर्स को वो कर सकते हो। फिर हांग वंजन जो नीचे उतरते हैं और वो धागा जो उनके हाथ में ही बंधा हुआ था, क्योंकि वो पहले एल्डर्स को वो करें, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ गिफ्ट सेरेमनी चलेगी, उसके बाद डिनर किया जाएगा, उसके बाद वो जाएंगे अपने एंचेस्टर हॉल में, वहाँ पर कुछ रिचुअल होंगे, उसके बाद ही ये धागा खोलकर वहीं एंचेस्टर हॉल में ही रखा जाएगा। और ऐसे ही जो सारे रिचुअल होते हैं एंचेस्टर हॉल में जाया जाता है, वहाँ पर जो वो धागा खोला जाता है और फिर रख दिया जाता है। उसके बाद हांग वंजन जब देखते हैं सारी रस्म पूरी हो चुकी है, वो उठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जो लैन के रहते हुए थे वांगजी
वांग जी जो कदम रुकाता है और देखता है पलट कर, और वो कुछ नहीं कहता। उसके आइस में ही था कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो लैन के रैन थे वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम। जो वांग जी था वो देखता है और वो जो कहता है मुझे ज़रूरी काम है, और वो कहकर निकल जाता है। लैन के रैन जो फिर आगे कुछ नहीं कह पाते, और वो जो देखते हैं वहाँ पर ब्राइड तो अकेली रह चुकी थी। जो लैन के रैन थे वो कुछ डिसिबल से कहकर उन्हें जो हंगवंजन के रूम में भिजवाया जाता है, और वो मतलब ब्राइड चल रही थी, उसके दोनों साइड जो चार जो वो थे क्या कहते हैं उन्हें, डिसिबल थे जो ब्राइड को लेकर जा रहे थे, और वो जो रास्ता मतलब बता रहे थे अच्छे से लेकर जा रहे थे। और उस ब्राइड को जो हंगवंजन के रूम में लाकर रखा जाता है, वो रूम जो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट था रेड कलर की थीम पर। वो रूम बिल्कुल सिंपल था, उसमें ज़्यादातर वाइट कलर का ही ज़्यादा सामान था, हर चीज़ जो अपने आप में ही यूनिक थी। पर ब्राइड को तो कुछ दिख नहीं रहा था, सब कुछ रेड कलर के मतलब रेड कलर से सब कुछ सजाया जो गया था। वो जो थे वो चारों के चारों डिसिपल वो जो डोर के बाहर ही रुकते हैं, वो डोर ओपन करते हैं और ब्राइड से कह देते हैं कि जी क्वीन आप अंदर जा सकते हो, पर हमें इजाज़त नहीं है। और वो जो कहकर वो करते हैं, और वो ब्राइड जब ये सुनती है तो वो अपना कदम बढ़ाती है, और फिर वो जो थे वो मतलब डिसिबल वो डोर ऐसे ही क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि वो स्लाइड होने वाला डोर था। वो ऐसे क्लोज़ करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ब्राइड जो हल्की सी पलटती है और वो जो आगे बढ़ती है, और हमें दिखाया जाता है वो ब्राइड जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, और वो हल्का सा अपना वेल उठाती है, ऊपर करती है। हमें उस ब्राइड का ज़्यादा फेस तो नहीं, पर हाफ फेस दिखाया जाता है, जिसमें उसकी चिन, उसके लिप्स और उसकी वो नोज़ दिख रही थी, वो भी हाफ। और उस ब्राइड की स्किन सच में मिल्की वाइट स्किन थी। उस ब्राइड के लिप्स जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा रेड थे। उस ब्राइड के लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल था, और उस ब्राइड के फेस का रिएक्शन जो हमें पता नहीं चला, ना तो उस ब्राइड के फेस पर मतलब ना तो उसके लिप्स स्माइल कर रहे थे, ना ही सैड थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। और वो ब्राइड जो चारों ओर देख रही थी, उसे जो सब कुछ दिख रहा था धीरे धीरे, मतलब जाहिर सी बात है वो ऊपर करके देख रही थी, उसका पूरा फेस तो नहीं दिख रहा था, पर हाँ उसे दिख रहा था बाहर का। वो जब देखती है बैट को तो वो जो जाती है वहाँ रुकती है, और वो देखती है चारों ओर क्या सामान रखा है, क्योंकि रिचुअल उसे भी पता है, उसे भी पहले अच्छे से बता दिया गया है क्या रिचुअल है। वो जो देखती है वहाँ पर जो एक दूध का गिलास है, वो जो उसे देखती है, और फिर वो बेड पर चढ़ती है और वहाँ पर बैठ जाती है। बेड पर जो काफ़ी सारे वो थे मतलब ड्राई फ्रूट्स थे वो बिछाए गए थे। वो ब्राइड जो उन सबको एक साइड करके मतलब जब बैठती है, और वो जो कुछ देर इंतज़ार करती है, पर फिर वो जो देखती है कि अभी तक तो कोई आया नहीं, तो वो जो धीरे से अपने आस्तीन से मतलब अपने रोब से कुछ निकालती है। उस ब्राइड के हाथ में एक छोटा सा पैकेट था, वो जो उसे ओपन करती है, और हमें दिखाया जाता है वो उस पैकेट के अंदर जो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का कुछ था, जैसे कोई चूरन होती है ऐसे। वो ब्राइड जो उसे देखती है और उसे ओपन करती है, तो उसे जो दूर से ही मतलब वो ब्राइड अपने पास नहीं लेती, बिल्कुल ओपन करके धीरे से पलटती है, देखती है साइड टेबल पर, वहाँ पर जो वो दूध का गिलास था, वो ब्राइड जो उसमें उसे पूरा डाल देती है, और दूध का कलर जो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाता है। पर फिर 5 मिनट के अंदर अंदर ही दूध का कलर फिर से वाइट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ डाला ही नहीं था। और वो ब्राइड जिसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई थी, हल्की सी बस, और वो फिर उस पैकेट को वापस से अपने रूम में छुपा लेती है, और वो जो इंतज़ार करती है ग्रूम के आने का। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है ग्रूम को, जो कि लानवांग जी है। लानवांग जी जो अपने कक्ष में था, मतलब वो कक्ष जहाँ पर उसके सारे कागजात वगैरह थे, काम होता था, जहाँ पर किंग का सारा काम होता था, मतलब कागजात वगैरह सब कुछ रखे जाते थे, वहाँ पर हंगवंजुन थे। हंगवंजुन जो अपने कुछ कागजों को देख रहे थे और उन्हें पढ़ रहे थे, उन्हें काम कर रहे थे उनमें, और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कुछ समस्याएं थी जो थी, उन्हें नोट कर रहे थे क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं, ये सब जो किंग का काम होता है वो सब वो कर रहे थे, और किसने कैसा काम किया है उस सब की जानकारी वो ले रहे थे। तभी वहाँ पर नोक होती है। जो हंगवंजुन थे वो जो कहते हैं आ जाओ, और जब उनकी भारी आवाज़ बाहर वाला शख्स सुनता है, वो जो हल्का सा कांपता है, पर वो डोर ओपन करके अंदर आता है, ग्रीट करता है और कहता है किंग आपको मास्टर लेने का है, कि आपको अभी अपने रूम में जाना चाहिए। हंगवंजुन जो कोल्ड नज़रों से उसे देखते हैं और उसे बस देखते रहते हैं। वो शख्स भी जो वहाँ का डार्क ऑरा फील कर पा रहा था, हंगवंजुन जो कह रहे हैं जा सकते हो। जो वो था डिसिबल, वो जो एकदम से बाहर चला जाता है, उसकी तो सांस में सांस आई थी। वहाँ पर इतना डार्क ऑरा देखकर वो तो डर चुका था, और अपने क्रूअल किंग के पास जाना, सच में वो तो वहाँ से जा चुका था, और अब उसे नहीं कुछ करना, क्योंकि उसका काम था कहने का, वो कह चुका है। वो तो अपने अदर काम में लग जाता है, अपने घर चला जाता है जो भी। और हम जो वांग जी था वो जो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिलता, वो अपना काम ऐसे ही कर रहा था। अब हम यहाँ से एक अंधेरे रूम की जगह देखते हैं, मतलब वो रूम था बिल्कुल अंधेरा था उस रूम में। वहाँ पर जो 3-4 शख्स थे, वहाँ पे एक लेडी की आवाज़ आती है, क्या तुमने कह दिया उससे, क्या वो कर देगा हमारा काम।
वहाँ तभी एक मैन की आवाज़ आती है, हाँ वो ज़रूर करेगा। तभी जो दूसरा मैन बोलता है, तुम इतना यकीन कैसे? फिर जो दूसरी लेडी, मतलब वहाँ पर 2 लेडी 2 मैन थे, जो दूसरी लेडी थी वो एक इविल से स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि उसकी वीकनेस हमारे पास है, वो ज़रूर करेगा, वो अपनी जान तक दे देगा। जो हमारे पास है ना, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। और तुम तो जानते हो हमने उसे क्या करने भेजा है, हमने तो बस अपना छोटा सा काम बताया है, जो कि उस किंग को उसकी सही जगह पहुँचाने का है, और वो ये ज़रूर करेगा। उसे क्या लगा था वो मेरे बेटे को मारकर खुद चैन से रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। उसने उसने मेरे बेटे को मारा है, मेरे मेरे बेहुले से बच्चे को। मैं उसका बदला ज़रूर लूँगी। जो उस ओमेगा का अल्फा था वो कहता है, शांत रहो तुम, हम भी हैं तुम्हारे साथ, हम भी उसका बदला ज़रूर लेंगे, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा था। तभी जो सामने वाले 2 शख्स थे वो कहते हैं, हाँ उसने हमारे भी अपनों को हमसे दूर किया है, हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। और वो चारों जैसे ही बात कर रहे थे, और किसे बेचा है ये तो खैर आप शायद समझ चुके होंगे, क्योंकि आप लोग है ही इतने इंटेलिजेंट। खैर यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है गुस्सू क्लैन में, उस वेडिंग रूम का। वहाँ पर जो ओमेगा अभी भी बैठा था, अभी भी इंतज़ार कर रहा था, पर कोई अभी तक आया ही नहीं था। ओमेगा जो शायद गुस्सा था या क्या था, कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने तो वेल डाली हुई थी ना, पर शायद वो इंतज़ार ही करते रहने वाला था, क्योंकि अल्फा तो अभी भी अपने उसी रूम में बैठकर काम किया जा रहा था, बस काम किया जा रहा था। और सब गुरगुजों में सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे और सो चुके थे। सभी जगह बस सन्नाटा था। 2 ही शख्स जाग रहे थे, जो कि एक ब्राइड और एक ग्रूम थे, जिनकी आंखों में ना तो नींद थी और ना ही दिल में सुकून। ब्राइड, उसका सुकून किस तरह छीना हुआ था ये तो अभी नहीं पता चलता, लेकिन हाँ ग्रूम, जिसका सुकून तो उसका सोलमेट छीन चुका है, जो उसे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और ग्रूम नहीं चाहता कि वो किसी और को टच भी करे, इसीलिए वो गया ही नहीं। हाँ उसकी शादी करा दिया फोर्सफुली करके, लेकिन वो उसे उसके साथ फिजिकल तो नहीं करा सकते ना फोर्सफुली, इसीलिए हंग वंजुन जो बिल्कुल नहीं जाएंगे और ना ही उस ओमेगा के कभी करीब जाएंगे। वो अपने ही ओमेगा से प्यार करते हैं और उसी के लिए लॉयल हैं, चाहे उन्होंने उस ओमेगा को सही से देखा ना हो, पर वो दिल से उसे अपना ओमेगा मान चुके हैं। हनुमान जी जिसकी लाइफ में किसी और की कोई जगह नहीं है। ऐसे ही रात जो और भी ज़्यादा चढ़ती है, चांद जो धीरे धीरे अब छुपने लगा था और रात ऐसे ही बीते जा रही थी। वो ओमेगा जो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, कह सकते हैं बस इंतज़ार ही करता रहता है, पर उसे ना चाहते हुए भी नींद आ जाती है। वो थोड़ा टेक लगाता है और वो सो जाता है। दूसरी साइड जो अल्फ़ा था, वो जो काफ़ी टाइम तक काम करता है, लगभग रात के 3 बजे तक। उसके बाद अल्फ़ा भी वहीं पर जो एक बिस्तर लगाता है और वहीं पर सो जाता है, और अल्फ़ा जो वहाँ से बिल्कुल नहीं जाता, मतलब वांग जी। और ऐसे ही यहाँ की तो नाइट बीतती है। अब हमें दिखाए जाते हैं किसी के रोने के बाद कोई छोटा सा बच्चा जो रो रहा है, जो शायद बहुत ज़्यादा छोटा है। वो बच्चा जिसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है, मतलब लगभग वो 2 या 2.5 साल का होगा, और वो बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। शायद वो भूख की शिद्दत से परेशान है या किस बात से, ये तो नहीं पता चलता, पर वो बच्चा बेहिसाब रो रहा है। और तभी एक ओमेगा जो चिल्लाते हुए आ रहा था, बेबी बेबी, और वो जैसे उसके पास आने वाला था, तभी कोई उस ओमेगा को पकड़ता है, उसे पीछे फेंक देता है और कहता है, तुम नहीं जा सकते इसके पास, ये ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा जब तक तुम हमारी बात नहीं मानते। हमारी बात मानो, हम इसे अच्छा रखेंगे। वो ओमेगा जो कहता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं तो जा चुका था ना, आप प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए, वो मेरा बच्चा है। जो लेडी थी, हाँ ये जो बोल रही थी लेडी थी, वो कहती है, हाँ तो छोड़ दूँगी, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए, सिर्फ तुम, क्योंकि तुम हो जो मेरा काम करोगे। अगर तुम राज़ी हो तो ठीक है, नहीं तो तुम देख ही रहे हो। और उसके लेडी के हाथ में जो एक छुरी थी, और वो उस छुरी से उस बेबी की फिंगर पर हल्का सा कट करती है। वो ओमेगा जिसकी जान से निकल जाती है, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, आप प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपको जो कहना है मुझसे कराइए, मैं कर दूंगा। अच्छा कर दोगे तुम? जो ओमेगा था वो हाँ करता है। बच्चा जो इतना ज़्यादा रो रहा था, जैसे अगर उसे उसकी माँ ना मिली तो वो जैसे मर ही जाएगा, और वो ओमेगा बहुत डरता है। वो कहता है, ठीक है मैं करूँगा, आप जो कहोगे मैं करूँगा, पर प्लीज़ प्लीज़ मेरा बच्चा दे दीजिए, प्लीज़, वो भूख से तड़प रहा है, प्लीज़। जो वो लेडी थी वो कहती है, ठीक है तुम काम करोगे, तो वो कुछ पेपर उसके आगे फेंकते कहते, साइन करो इन पर। और वो ओमेगा जो ना चाहते हुए भी उन पर साइन करता है और अपनी स्टैंप लगाता है। उसके बाद वो लेडी उस बेबी को दे देती है और कहती है, ठीक है आज मिल लो इससे, क्योंकि कल से तुम्हें अपना काम करना है। और वो कहकर ये लेडी चली जाती है उस रूम से। हाँ वो एक रूम था, और वो ओमेगा देखता है अपने बच्चे को, और वो ओमेगा जल्दी से उस बच्चे को अपने कपड़ों में जैसे छुपाता है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल नहीं गिरता। उस बच्चे को काफ़ी ठंड सी लग रही थी, वो बच्चे की बॉडी पूरी ठंडी थी। वो ओमेगा जल्दी से अपने क्लोथ को थोड़ा ओपन करता है और उस बेबी को जो फीड कराने लगता है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कोई शख्स जो पसीने में तरबतर था, और उसके कानों में वही बच्चे के रोने की आवाज़ें गूंज रही थी बहुत ही ज़्यादा। हो गया था, नहीं नहीं छोड़ दो उसे, छोड़ दो। और वो ये कहते कहते जैसे अपनी आइज़ ओपन कर देता है, और वो जब आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है वो कहाँ है, और उसे आ जाता है, हाँ वो तो यहाँ है।
और वो उठकर बैठ जाता है और वो चारों ओर देख रहा था। उसके फेस की वेल तो थोड़ी हट चुकी थी, कहते थे उसके फेस से एक साइड गिर चुकी थी, इसलिए वो सब कुछ अच्छे से और भी देख पा रहा था। और वो इस रूम को देख रहा था बिल्कुल वैसे ही जैसे शाम था। और वो कहते हैं क्या वो नहीं आया, और ओमेगा जो कहकर शांत हो जाता है। ऐसे ही बैठा हुआ था उसका फेस जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल था। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है हंग वनजुन जो सुबह ही 5 बजे उठ चुके थे, क्योंकि अभी जो 6:30 बजे हुए थे। और हंग वनजुन तो सुबह ही उठकर अपने पहले जाते हैं कोल्ड पॉन्ड पे, वहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं, अपनी मेडिटेट करते हैं, अपने तलवार प्रैक्टिस सब कुछ वो वहीं करते थे। वहाँ कोल्ड पॉन्ड की साइड कोई नहीं जा सकता किंग के अलावा, क्योंकि वो हंग वनजुन का पर्सनल स्पेस है। हंग वनजुन जो अपनी मेडिटेट करके स्नान करके और अपने तलवार प्रैक्टिस करने के बाद वो जो आते हैं अपने राजमहल में। जब वो वहाँ आते हैं अपने रूम में तो देखते हैं अपने रूम को सजा हुआ। वो जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते कहीं किसी भी जगह, वो डायरेक्टली जाते हैं अपने कपड़े से अपने क्लोथ निकालते हैं और उसके बाद वो अच्छे से तैयार होते हैं बिल्कुल किंग के गेटअप में। उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया जाएगा, उसके बाद सभा हॉल स्टार्ट होगा। और वो जो जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उसी साइड वो ओमेगा जो उठ चुका था, जैसे यंग वनजुन गए थे उस ओमेगा की आँख खुली थी, और वो जिसे नहीं पता था यहाँ कोई आया था नहीं, पर हाँ वो उस डेकोरेशन को देखकर समझ गया था कि शायद कोई नहीं आया। क्या क्या वो नहीं आया? और वो ओमेगा जो थोड़ा सैड था, पर वो जो सोचता है कि वो तो आया नहीं तो वो क्या करे, क्या वो उठकर फ्रेश हो? पर यहाँ फ्रेश कहाँ होंगे, उसे तो कुछ पता ही नहीं रूम के बारे में, क्योंकि इस रूम में किसी का भी आना अलाउड था ही नहीं। वो जो उतरता है अपने उन भारी भरकम रूम में, फिर वो जो देख ही रहा था चारों ओर, पर तभी डोर पर नॉक होता है। वो ओमेगा जो कहता है अंदर आ जाइए। बाहर से जो कुछ लोग आते हैं, वो जो इस कक्ष की सफाई किया करते थे, वो 2 पर्सन थे जो कि बीटा थे। वो जो ग्रीट करते हैं और कहते हैं क्वीन आप जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर कुछ रस्में हैं जो कंप्लीट करनी है। जो वो ओमेगा था वो देखता है दोनों को और कहता है ठीक है। और वो जो कहता है पर मैं रेडी कहाँ हूँ, मुझे स्नान। जो वो दोनों बेटा लेडी थी वो जो उसे बताती हैं सब कुछ। वो ओमेगा जाता है और वो देखता है बाथरूम भी जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो बड़े से बाथटब में बैठता है, उस बाथटब में जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इत्र वगैरह डाले गए थे, जिससे बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी अच्छी। और ओमेगा जो उसमें अच्छे से स्नान लेता है, उसके बाद वो जो बाहर आता है, उससे पहले रोब दे दिए गए थे, उसने रोब पहन लिए थे। उसके बाहर आने के बाद वो जो बीटा सर्वेंट थे वो जो उस ओमेगा के हेयर को साफ करने लगते हैं, और एक बीटा सर्वेंट जो उस ओमेगा को उसका आउटर रोब देता है और वो पहना दिया जाता है। वो ओमेगा जो देखता है उन्हें और कहते हैं आप दोनों जो वो थे, कहते हैं जी हम यहाँ की जिंगशी की सफाई करते हैं हमेशा। जो वो था मतलब क्वीन जो थी वो हाँ करते हैं। उसके बाद फिर क्वीन बैठती है शीशे के सामने। उसके बाद वो दोनों सर्वेंट जो क्वीन को अच्छे से रेडी करते हैं, उनके हेयर वगैरह टाई करते हैं, उन्हें जो एक हेयर पिन लगाई जाती है, और उसके बाद उनके बाल तो मतलब कर चुके थे। वो जो पूरी रेडी थी, मतलब जो क्वीन थी वो पूरी रेडी थी, उन्हें हल्का लाइट सा मेकअप भी गया था, मतलब मेकअप भी किया गया था। वो बीटा सर्वेंट तो देख रहे थे सच में क्वीन बिल्कुल किंग के बराबर की है, बिल्कुल टक्कर की। और वो जो बो करती है कहते क्वीन आप रेडी हो, आपको अब चलना चाहिए। जो वो क्वीन थी वो खड़ी होती है और वो जो देखती है उन दोनों सर्वेंट्स को, और तभी एक सर्वेंट जो कहती है वो आपको वेल भी लगाना होगा। वो जो पलटती है और पलटता है, मतलब वो देखता है, कहते क्या जो होती कहते जी अभी वो रस्म है ना तो इसलिए। जो होती कहते ठीक है। फिर उन्हीं कपड़ों से मैचिंग जो कपड़े थे वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर के थे, जिन पर बिल्कुल रेड कलर की धराएं थी, पूरा रेड कलर का बॉर्डर था। और वो क्लोथ जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, जो क्वीन के लिए स्पेशली होते थे। वो तभी एक वेल लाती हैं जो बिल्कुल रेड कलर की थी, और उस पर वाइट कलर में प्यूनी फ्लावर बने हुए थे, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद उस ओमेगा को मतलब क्वीन को वेल लगाया जाता है। उसके बाद वो सर्वेंट दोनों जो ओमेगा को बाहर लेकर जाते हैं, और ओमेगा जो देख रहा था चारों ओर, हाँ जैसा उसने सुना था, एक ऐसा शहर या कह सकते हैं एक ऐसा क्लैन जो बिल्कुल वाइट चादर से, बर्फ़ की चादर से ढका रहता है हमेशा। बहुत कम यहाँ पर धूप निकलती है, पर हाँ निकलती है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलती। पर ये बर्फ़ की चादर जो इस टाइम विंटर का टाइम है तो इस टाइम तो और भी ज़्यादा है यहाँ पर, जो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। ये ओमेगा वो फील कर पा रहा था, पर उसके रोब जो काफ़ी ज़्यादा भारी थे और काफ़ी ज़्यादा भी थे, जिससे उसे थोड़ी परेशानी तो हो रही थी, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा रोब पहने थे और इतने भारी। पर फिर भी वो एडजस्ट कर रहा था। उस ओमेगा को लेकर जाया जाता है सभी लोगों के बीच सभा हॉल में। वहाँ पर किंग पहले से ही अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और एक केस पर सिलसिले पर काम चल रहा था। तभी वहाँ पर जब दरबारी बताते हैं कि क्वीन आ रही हैं, तो सब लोग जो वो केस था उसे थोड़ी देर के लिए शांत किया जाता है। उसके बाद
क्वीन आती है। उसके बाद जो लैन ग्रैन थे वो रस्म वगैरह स्टार्ट करते हैं। क्वीन को जो उनकी चेयर पर बिठाया जाता है। लैन ग्रैन जो एक थाल जो थी मतलब वो मंगवाते हैं, उसके अंदर जो क्वीन का वो था ताज, वो जो दिखाते हैं मतलब सभी को, और कहते हैं कि आज से हमारी क्वीन है और इनकी ये ताजपोशी हो रही है। फिर लैन ग्रैन जो ताज क्वीन के सर पर लगाते हैं। क्वीन जो अभी भी वेल में थी, सब लोग जो उनकी आइज देख पा रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कि अगर कोई एक बार देख ले तो उसमें डूबने का मन करे। पर क्या कोई क्वीन को ऐसे देख सकता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनके किंग भी तो थे। जो क्वीन थी उन्हें वो जो क्राउन था वो लगाया जाता है। उसके बाद सब लोग मतलब खुश होते हैं, थोड़ी सी क्लैप करते हैं, उसके बाद सब शांत होता है। उसके बाद जो लैन ग्रैन थे वो देखते हुए कहते हैं, क्वीन आपका गोसू क्लैन में स्वागत है, और अब से ये गोसू क्लैन आपका भी उतना ही है जितना कि किंग का ही है। आप भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर एज अ क्वीन रूल कर सकते हो। और वो जो एक साइड हो जाते हैं, और फिर जो फैसला था मतलब जो न्याय मांगने आया था वो जब सब स्टार्ट हो जाता है और सभा जो ऐसे ही चलती रहती है। जो क्वीन थी वो थोड़ा बोर हो रही थी, उन्होंने खाना भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि वो लेट हो चुकी थी इसलिए। और वो जो ऐसे ही सभा चलती है पूरे दोपहर से पहले कुछ टाइम वो ख़त्म होती है। उसके बाद सारे एल्डर वगैरह थोड़ी बहुत बात करते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्वीन को भी वहाँ से लेकर जाया जाता है उनके कक्ष में, या कह सकते हैं हांग वंजुन के कक्ष में। और क्वीन वहाँ पर आकर बैठी थी, तभी कुछ अदर जो रिसिपल थे वो आते हैं और वो ग्रीट करते हुए, क्वीन आपके लिए दूसरा चैम्बर रेडी किया गया है, आपको वहाँ जाना होगा। जो क्वीन थी वो तो शॉकिंगली देख रही थी कि भैया अब आराम भी नहीं मिलेगा, पर वो क्या कर सकती थी, उसे जाना पड़ता है, उसे दूसरे चैम्बर में शिफ्ट करा दिया जाता है। तो बाय बाय गाइस, आज मैं इतने रिकॉर्ड कर पाई हूँ, बहुत कम है पर प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। सच कहूँ तो मेरा लाने का मन भी नहीं था, क्योंकि 2 बजे तक तो मैं यही सोचती रही कि मैं स्टोरी लाऊँ कैसी। मुझे कुछ परफेक्ट लगा ही नहीं था, मतलब काफ़ी स्टोरी माइंड में थी पर वो अलग तरीके से फिट बैठ रही थी, वो वेयरवुल्फ पर फिट नहीं बैठ रही थी। और हाँ, हांग वंजुन की शादी हो चुकी है, और हांग वंजुन आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि किससे उनकी शादी हुई है और किसे वो ढूंढ रहे हैं। खैर, हांग वंजुन तो इस मेगा पर कह सकते हैं अपनी क्वीन पर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा है। और लैन क्रेन जिन्होंने क्वीन को पसंद आखिर कैसे किया, क्वीन को कैसे उन्होंने पसंद किया, ये सब आप आगे देखेंगे। तो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, और आपको स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये सही लगी तो ही मैं इसे आगे बढ़ूंगी, वरना मैं इस पार्ट को ही डिलीट कर दूंगी और मैं कुछ और सोचूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में भी सच कहूँ तो इसके रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा। पर हाँ, जो ये स्टोरी है मुझे लग रहा है कि हाँ ये अच्छी होगी। तो आई होप अगर आपको अच्छी लगी तो आप बताइएगा ज़रूर आपको ये थोड़ी सी कैसी लगी है। अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं डिलीट कर दूँगी इसे। खैर, बाय बाय।